नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई पर। इसे लागू हुए 1 दशक से ज्यादा हो गया है और हाँ, इसे अक्सर हमारे लोकतंत्र और पारदर्शिता का एक बहुत अहम स्तंभ माना जाता है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी शुरुआत, इसके मुख्य प्रावधान, इसे लागू करने में जमीनी स्तर पर क्या-क्या मुश्किलें आ रही हैं और भविष्य के लिए कुछ सुझावों पर रोशनी डालते हैं। तो इस डीप डाइव का मिशन यही है कि इन स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालकर समझें कि भाई ये आरटीआई एक्ट आखिर है क्या और कितना कामयाब रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल कि आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। हमारे स्रोत बताते हैं कि अब जानकारी पाने के अधिकार को एक तरह से मौलिक मानव अधिकार माना जाता है। ये सिर्फ हमारी गरिमा का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक सहभागी लोकतंत्र, सरकार की जवाबदेही और अच्छे शासन की नींव भी रखता है। वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन भी इसे जरूरी मानते हैं। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे ना कई सारे फैक्टर्स थे। मतलब एक तो साफ था कि गुड गवर्नेंस को बढ़ाना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है और नागरिकों की भागीदारी बढ़ानी है। लेकिन ये सिर्फ ऊपर से नहीं आया, जमीनी स्तर पर भी, जैसे स्रोत बताते हैं, राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS का आंदोलन बहुत अहम था। वहां लोगों ने सीधे पूछा कि भाई जो विकास का काम हुआ उसमें जो पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब दो। तो ये दिखाता है कि कैसे जमीनी मांगे एक राष्ट्रीय कानून बनवा सकती हैं। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कई बार कहा है कि सूचना का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)A यानी जो बोलने की आजादी है उसी का हिस्सा है। तो ये तो हुई जरूरत की बात। अब अगर इसके मुख्य प्रावधानों पर आएं, तो ये कानून करता क्या है, कौन जानकारी मांग सकता है, किससे मांग सकता है। हाँ, तो ये सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। जब ये बना था तब जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था। वो स्थिति अब बदल गई है, खैर। और ये सरकार के सभी स्तरों, मतलब केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, पंचायतें, नगर पालिकाएं, सबको कवर करता है। यहां तक कि न्यायपालिका और विधायिका भी इसके दायरे में है। सभी लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटीज। जी, पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी नागरिक जानकारी मांग सकता है। और इसमें कुछ खास बातें भी हैं जो इसे असरदार बनाती हैं, जैसे समय सीमा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। सामान्य जानकारी के लिए 30 दिन की सीमा है। 30 दिन? और अगर मामला किसी की जान या आजादी से जुड़ा है तो सिर्फ 48 घंटे। सिर्फ 48 घंटे? ये तो काफी सख्त है। हाँ, ताकि टालमटोल ना हो सके। फिर जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, BPL आवेदक, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, ताकि पैसे की कमी रुकावट ना बने। सही बात है। और एक और अहम चीज, अगर लोक सूचना अधिकारी PIO जानकारी देने में देरी करते हैं, मना करते हैं या गलत जानकारी देते हैं तो उन पर जुर्माना लग सकता है। जुर्माना? कितना? 250 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपए तक। ओह, तो मतलब अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। हाँ, कोशिश तो यही है। और एक और बात, सेक्शन 4 जो कहता है कि सरकारी विभागों को खुद ही बहुत सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में रखनी चाहिए, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, ताकि लोगों को अर्जी ही न लगानी पड़े ज्यादातर मामलों में। बिल्कुल, मकसद यही है। तो कागज पर तो ये कानून बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, क्या चुनौतियां हैं, स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, यही पर असल मुद्दे सामने आते हैं। देखिए, चुनौतियां कई तरह की हैं। कुछ तो जैसा स्रोत बताते हैं कानून के शब्दों में ही हैं। जैसे एक शब्द है पर्याप्त रूप से वित्त पोषित, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड। मतलब जो संस्थाएं सरकार से अच्छा खासा पैसा लेती हैं वो भी RTI के दायरे में हैं। पर यह पर्याप्त कितना है ये साफ नहीं है। तो ग्रे एरिया है। हाँ, और जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, मतलब जहां PIO के फैसले के खिलाफ पहली अपील होती है, उसकी शक्तियों और भूमिका पर भी थोड़ी अस्पष्टता है। अच्छा, ये तो हुई कानूनी बारीकियां, लेकिन जो रोजमर्रा के काम में दिक्कतें आती हैं वो क्या है? वो शायद ज्यादा बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो स्रोत बताते हैं वो है सेक्शन 4 का पालन न होना। मतलब विभागों का खुद से जानकारी वेबसाइट पर या नोटिस बोर्ड पर न डालना। वही प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर वाली बात। जी, कई सरकारी वेबसाइटें तो या तो हैं ही नहीं या सालों पुरानी जानकारी पड़ी रहती है। फिर रिकॉर्ड मैनेजमेंट की हालत बहुत खराब है। रिकॉर्ड नहीं मिलते। अक्सर यही जवाब आता है, कोड उपलब्ध नहीं है या मिल नहीं रहा। आप सोचिए, फिर कई जगह बहुत जूनियर अधिकारी को PIO बना दिया जाता है। हाँ, जिनके पास शायद उतनी अथॉरिटी ना हो। सही कहा, ना अथॉरिटी, ना सीनियरों का सपोर्ट और ना ही उनके पास ठीक से कंप्यूटर या स्टाफ जैसे संसाधन होते हैं। और इस एक्स्ट्रा काम के लिए कोई इंसेंटिव भी नहीं।
ये तो मुश्किल है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि जो सूचना आयोग हैं, जो जुर्माने लगा सकते हैं, वो भी अक्सर हिचकिचाते हैं। क्यों? वजहें कई हो सकती हैं, पर नतीजा ये है कि डर कम होता है। और हाँ, ग्रामीण इलाकों में तो बहुत लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कोई कानून है भी। जागरूकता की कमी बहुत बड़ी बाधा है। ये तो वाकई कई सारी गंभीर चुनौतियां हैं। रिकॉर्ड का न मिलना, अधिकारियों का सहयोग न करना, जागरूकता की कमी। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या स्रोत कुछ सुझाव देते हैं इनसे निपटने के? हाँ, सुझाव भी दिए गए हैं। पहला तो यही कि भाई जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनको साफ साफ नोटिफाई किया जाए। और ये जो सेक्शन 4 है, खुद से जानकारी देने वाला, इसे सख्ती से लागू करवाया जाए। अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सुधरे, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो ताकि जानकारी ढूंढना आसान हो। डिजिटाइजेशन। हाँ। तीसरा, पीआईओ के पद पर थोड़े सीनियर अधिकारियों को लगाया जाए, जिन्हें जरूरी ट्रेनिंग और संसाधन भी मिले, ताकि वो प्रभावी ढंग से काम कर सकें। जी। और चौथा, सूचना आयोगों को मामलों का निपटारा तेजी से करना होगा। एक सुझाव ये भी है कि शायद उन्हें अपने फैसले लागू करवाने के लिए कोर्ट की अवमानना जैसी, मतलब कंटेम्प्ट पावर्स मिलनी चाहिए। अच्छा, ताकि उनके आदेशों को हल्की में न लिया जाए। हाँ, कुछ इस तरह का। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आरटीआई एक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है भारत में। निश्चित रूप से। संक्षेप में कहें तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम रहा है। स्रोतों से ये साफ है कि इसमें क्षमता तो बहुत है, लेकिन इसकी सफलता निर्भर करती है लगातार कोशिशों पर, अधिकारियों द्वारा इसे ठीक से लागू करने पर और नागरिकों द्वारा इसका जागरूक इस्तेमाल करने पर। चुनौतियां हैं और बड़ी हैं, पर वो इसके महत्व को कम नहीं करती। देखा जाए तो ये शासन में आम आदमी की आवाज को मजबूत करने वाला एक अहम हथियार है। और यहाँ मैं एक विचार सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। स्रोत बताते हैं कि आरटीआई का मकसद था भ्रष्टाचार कम करना, पारदर्शिता लाना। लेकिन क्या अनजाने में ये उन लोगों के हाथ में जिन्हें इसे जवाबदेह ठहराना था, दुरुपयोग का एक हथियार भी बन गया है? जैसा कि स्रोतों में इशारा है, कुछ लोग इसका इस्तेमाल अधिकारियों को परेशान करने, ब्लैकमेल करने या बस फिजूल की जानकारी मांगकर सिस्टम पर बोझ डालने के लिए भी करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली अधिकार के जो मूल उद्देश्य हैं, उन्हें बनाए रखते हुए इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए? ये संतुलन साधना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है।